आज विजय दिवस मना रहा है देश। आज ही के दिन भारतीय सेनाओं के सामने पाकिस्तान ने किया था सबसे बड़ा आत्मसमर्पण। भेंट मुलाकात कर वापस लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों का कर चुके हैं दौरा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए भिलाई में की कार्यशाला। और घुमंतु परिवारों के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में शुरू हुआ बाल जतन अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। देश आज विजय दिवस मना रहा है। 1971 में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाल दिए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर सेनाध्यक्ष आवास आर्मी हाउस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनाथ सिंह के साथ कल दिल्ली में विजय दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 1971 के मुक्ति संग्राम में अपनी सशस्त्र सेना के साहस और हौसले को हमेशा याद रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित किया। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण के साथ ही स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय हुआ। इस जीत में जमालपुर में लड़ी गई एक लड़ाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। उन्नीस 1971 का भारत-पाक युद्ध 3 दिसंबर से शुरू हो चुका था। भारतीय सेना के 95 माउंटेन ब्रिगेड को तब के पूर्वी पाकिस्तान में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे किनारे कमालपुर, बख्शीगंज, जमालपुर, तैलंग होते हुए राजधानी ढाका पहुंचने का टास्क सौंपा गया। उन्होंने एक जमालपुर में गैरिसन बनाया हुआ था कि वो मैमन सिंह जो हमारे उत्तर दिशा से आते हैं उसकी फौज को रोकने के लिए था। जमालपुर गैरिसन में पाकिस्तानी सेना के 31 बलूच बटालियन के साथ कुछ अर्धसैनिक कंपनियां भी थी और उनके पास फील्ड बंदूकें भी थीं। 10 दिसंबर 1971 तक 95 माउंटेन ब्रिगेड दक्षिण में एक मराठा एलआई के साथ जमालपुर के आसपास केंद्रित थी। दक्षिण पूर्व में 13 गार्ड और नदी के उस पार एक फील्ड रेजिमेंट और 125 मिलीमीटर मोर्टार की बैटरी के साथ ब्रिगेड मुख्यालय मौजूद था। ब्रह्मपुत्र नदी की जो ट्रिब्यूटरी थी उसको रात को हमने पार किया और दुश्मन के पीछे जाके उसके ढाका जाने के रास्ते को हमने घेर लिया, पकड़ लिया, वहां पोजीशन ली। जमालपुर पर 10-11 दिसंबर के दरमियान रात को दक्षिण से एक मराठा लाइट आगे बढ़ती है और दक्षिण पूर्व से हमला करने के लिए 13 गार्ड्स पर हमला करने की योजना बनाई जाती है। 10 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने जबरदस्त धावा बोला, लेकिन एक मराठा लाइट डिफेंस ने जबरदस्त मुकाबला किया। दुश्मन को बहुत हौसला था। उसने तो हमको एक जिंदा कारतूस भेजा था और कहा था कि यदि आप हमसे लड़ोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल रंग आपके खून से कर दें। भारतीय सेना की रणनीति का नतीजा ये निकला कि कुछ ही घंटों में पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण की पेशकश कर दी। लगभग 234 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 61 को पकड़ लिया गया। इसी के साथ जहां भारतीय पैराट्रूपर्स सैनिकों के उतरने का रास्ता साफ हुआ, तो वहीं ढाका को उत्तर से घेरने का रास्ता भी अब मिल गया। नतीजा 16 दिसंबर तक ढाका का पतन हुआ और मुक्ति मिली बांग्लादेश को।
1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में ऐतिहासिक जीत की वर्षगांठ पर राजनांदगांव में भी उत्सव का आयोजन हुआ। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संघ ने शहर में एक रैली का आयोजन किया। इसमें पूर्व सैनिकों, एनसीसी के कैडेटों के अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने गौरव स्थल पहुंचकर इस युद्ध में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि इसी दिन भारत की सेना ने पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया था। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, भारत के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को सिर्फ 13 दिन में हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त किया था। और इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 आर्मी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस लड़ाई में हमने पाकिस्तान के 9,000 से ज़्यादा सैनिकों को मार गिराया और इस लड़ाई में हमारे भी 3,458 जवान शहीद हुए। हम उन्हीं जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज इस मंच पर आए हुए हैं। राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि यह उस दिन की याद दिलाता है जब देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत हासिल की गई थी। जब 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के, हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। आज अगर कहीं बांग्लादेश स्वतंत्र है तो उसका योगदान भारत को है और बांग्लादेश गुणगान करता है भारत का, तो इसलिए करता है कि उनको आज़ादी दिलाई थी। भूतपूर्व सैनिकों का संगठन विजय दिवस पर शहर में कई और आयोजन भी कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद विधानसभा से भेंट मुलाकात कर वापस लौट आए हैं। मुख्यमंत्री अब तक 50 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे दौरे कर चुके हैं। अगले कुछ महीनों में उन्हें बचे हुए 40 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात के लिए जाना है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा। तो 3 दिन महासमुंद जिले के 3 विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम समाप्त हो, कुल मिला के महासमुंद जिला भी पूरा हो गया है। तो अभी 50 से अधिक विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम कंप्लीट हो गए और आगे भी अब कार्यक्रम होंगे। महासमुंद में भेंट मुलाकात के दौरान शेर गांव में स्थानीय ग्रामीण चैन सिंह ने मुख्यमंत्री से उनके हेलीकॉप्टर में घूमने की इच्छा जताई। गांव से रवाना होते समय मुख्यमंत्री ने चैन सिंह को उनकी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर की सैर कराई। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार ने इसे छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। अब भाजपा ने एक प्रेस वार्ता कर इस पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये 4 साल छत्तीसगढ़ की लूट और बदनामी के साल रहे हैं। 4 साल गौरवशाली दिवस मनाने के लिए भूमिका क्या है? ये 4 साल छत्तीसगढ़ के लूट के, ये 4 साल छत्तीसगढ़ के हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार घटनाओं से भरा हुआ है और जितनी बदनामी सरकार की 4 साल में देश भर में हुई है, उससे छत्तीसगढ़ का सिर सर्व से झुक गया है। ऐसे 4 साल के कार्यकाल को याद करते समय मैं याद करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, जब शांति का टापू कहलाता था, विकास की योजनाएं पूरे देश में जिसको सम्मान के साथ नाम लिया जाता था। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज स्थिति के उलट भाजपा के शासनकाल में यह प्रदेश विकास की अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता था।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा असमाविष्ट क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भिलाई में हुआ। इस सर्वेक्षण में देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में असमाविष्ट क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के लिए गैर कृषि उद्यमों का आंकड़ा इकट्ठा किया जाना है। वार्षिक आधार पर कराए जा रहे इस सर्वेक्षण से असमाविष्ट क्षेत्र में विनिर्माण, व्यापार तथा सेवाओं में कार्यरत उद्यमियों की आर्थिक स्थिति की जानकारी के अलावा गैर कृषि उद्यमों का परिचालनात्मक और आर्थिक विवरण प्राप्त होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय पश्चिम मंडल के उप महानिदेशक राजेंद्र सिंह गौतम ने बताया कि सर्वेक्षण से मिले डाटा का उपयोग नीति बनाने में किया जाएगा। ये भारत सरकार का काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है। हमारे मिनिस्ट्री का मैंडेट है, जो मेन उद्देश्य है वो डेटा कलेक्ट करना। जो डेटा कलेक्ट करते हैं ये प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मुलेशन के लिए ये डेटा हमारा मिनिस्ट्री यूज़ करता है और स्टेट गवर्नमेंट भी यूज़ करता है। ये डेटा मोस्टली हम लोग जीवीए होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, या जीडीपी है और स्टेट में उसको एसडीपी बोलते हैं। तो ये डेटा का कंप्यूट उसमें होता है। देन उसके अलावा जैसे एम्प्लॉयमेंट सर्वे है, एम्प्लॉयमेंट सर्वे का भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं। और ये आंसू जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका फायदा है पूरा एम्प्लॉयमेंट, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं उसमें। इस साल यह सर्वेक्षण 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 30 सितंबर 2023 तक चलना है। इस तरह का पहला सर्वेक्षण वर्ष 2019-2020 के बीच किया गया था। कोरिया जिले के 20 उपार्जन केंद्रों पर धान की खरीदी जारी है। अब तक 2,36,606 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। किसानों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने खरीदी की दैनिक सीमा बढ़ाने का आदेश दिया है। हमारा 2,36,000 क्विंटल जो है धान की आवक हो चुकी है, जिसके विरुद्ध लगभग 1,48,000 क्विंटल धान हमारा उसका उठाव भी हो चुका है, जो प्रतिशत में लगभग 62% बैठता है। बीच में संज्ञान में आया था कि कहीं कहीं पे टोकन लिमिट बढ़ाने की आवश्यकता है। हम निरंतर इसकी डेली समीक्षा भी करते हैं और उसी के आधार पर हमने कल जो है हमने इसकी सीमा बढ़ा दी गई है और किसानों को धान बेचने के लिए किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और जो भी टोकन जारी करने की आवश्यकता होगी उसके अनुसार हमने पूरी अपनी सीमा बढ़ा दी। कोरिया जिले में इस बार धान के उठाव की स्थिति बेहतर है। जिले के 20 उपार्जन केंद्र से राइस मिलर्स के द्वारा समय समय पर धान उठाया जा रहा है, जिससे धान खराब नहीं हो रहा है। अब तक 62% से अधिक धान उठाया जा चुका है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में घुमंतू कचरा बीनने वाले अनाथ और बेसहारा बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनके भविष्य को संवारने के लिए जिला प्रशासन संचालित बाल जतन अभियान धीरे धीरे जोर पकड़ने लगा है। इस अभियान के तहत कलेक्टर पी.एस. ध्रुव की मौजूदगी में 12 घुमंतू और कचरा बीनने वाले बच्चों को स्कूल में विधिवत दाखिला कराया गया। कलेक्टर ने इस मौके पर सभी बच्चों को तिलक लगाकर, माला पहनाकर उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने सभी बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार बस्ता एवं पठन पाठन सामग्री प्रदान करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। स्कूल में दाखिल कराए गए ये सभी बच्चे चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र के भैंस दफाई, महुआ दफाई, टिकरापारा, इंदिरा नगर क्षेत्र के हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में बाल जतन अभियान बीते 19 नवंबर से शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत अभी तक 15 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया जा चुका है। और अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम सुरुचि सिंह ने कवर्धा रोड पर संचालित एक लोक सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहां पता चला कि केंद्र बिना किसी कागजात के संचालित है। इस केंद्र पर बैंकिंग के अलावा लोक सेवा केंद्र से संबंधित काम भी किए जा रहे थे। एसडीएम ने केंद्र संचालक को इसके लिए फटकार लगाई। वहीं बिना अनुमति संचालित इस केंद्र को सील करने का आदेश दिया। सक्ती जिला स्थित चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता संयोगिता सिंह जुदेव कल बाड़ादेहरा, डूमरपाली, खरकेना गांव में पहुंची। वहां उन्होंने ग्रामीणों को मोर आवास मोर अधिकार योजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के नाम आवेदन पर हस्ताक्षर लिए। संयोगिता सिंह जुदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार पिछले 4 वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना से ग्रामीणों को वंचित कर रही है।
कबीरधाम जिले के प्रभारी मंत्री टीएस सिंहदेव ने कल कवर्धा का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ वन मंत्री मोहम्मद अकबर भी रहे। कवर्धा पहुंचने पर स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने श्री सिंहदेव का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने कवर्धा कलेक्ट्रेट में सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। रायगढ़ में चल रही इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेल मेटल क्राफ्ट वर्कशॉप को देखने के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के युवा अफसरों का दल भी पहुंचा। 2020 बैच के इन 16 डिप्टी कलेक्टरों को परिचयात्मक प्रशिक्षण के लिए यहां लाया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इन अफसरों ने शिल्पकारों की बस्ती में जाकर उनसे बातचीत की और कलाकृतियों के निर्माण से लेकर विक्रय तक की प्रक्रिया को समझा। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।